लैंडिंग के बाद मैं बॉम्बे गया था किसी मीटिंग के लिए, तो वहाँ पर एक वीआईपी आए हुए थे उसमें, उनके साथ एक पुलिस वाला था। तो वो पुलिस वाला आया, कहने का सर मुझे आपके साथ फोटो खिंचवानी है। तो मैंने क्यों, क्या हो गया? कहना सर मैंने आपको उस दिन टीवी पे देखा था जब लैंडिंग हो रहा था, मिशन कंट्रोल रूम में बैठे हुए थे। तो मैंने कहा अच्छा तुम लोग क्या कर रहे थे उस दिन शाम को? तो कहा थाने में हम लोग टीवी देख रहे थे। तो मैंने कहा तुम लोग काम नहीं कर रहे थे, टीवी देख रहे थे थाने में? कहने सर वो मिशन पूरा इंडिया का मिशन था और हम लोगों ने लाइव उसको देखा है। जैसे जैसे विक्रम लैंडर डिसेंट कर रहा था, सबके मन में एक धगधकी लगी हुई थी कि इस बार हो जाना चाहिए, इस बार हो जाना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे एक नीट एस्पिरेंट के मन में रहता है इस बार निकल जाना चाहिए, इस बार निकल जाना चाहिए। तो सर आपके लिए भी वो एक आपका बनाया हुआ जो सैटेलाइट है या जो लैंडर है वो लैंड हो रहा था, उस वक्त उतने मतलब भीषण मोमेंट में साइंटिस्ट के बीच क्या कन्वर्सेशन होती होगी? मतलब आप लोग क्या आपस में बातें करते हैं? लैंडिंग पोजीशन तो ज्यादा नहीं होता है, बट आंखों में खाली बस इशारे होते रहते हैं, बिकॉज अभी हमारा दिमाग वहां लगा होता है कि जो डाटा वहां से आ रहा है कि लैंडर किस पाथ पर जा रहा है, जो उसके परफॉर्मेंसेज हैं, इंजन के परफॉर्मेंस, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डायरेक्शन है, वो सही है कि नहीं। जैसे नमस्कार। हिंदी समिति आपको एक बार फिर से स्वागत करती है। सो एज वी स्टार्टेड ए न्यू सेशन that relates with the name of the Zero Gravity podcast, and today it is our great privilege for us to host one of the India's foremost planetary scientists, Professor Anil Bharadwaj sir. He is a director of Physical Research Laboratory, Ahmedabad, and most of the things what he has done, that is so much pride for India. So Devans and me will be asking the questions, not questions, but discussing many things that relates many new information and also new things that would come to you. So Devans, please. प्रणाम सर, एक बार फिर से आपका द जीरो ग्रेविटी पॉडकास्ट में स्वागत। तो सर पॉडकास्ट की शुरुआत ही हम साइंटिस्ट के पीछे एक इंसान जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम आपके जीवन के बारे में कुछ जानेंगे कि कैसे आपकी शुरुआत हुई एज ए स्पेस साइंटिस्ट, फिर कैसे आपकी रुचि प्लानिटरी साइंसेज में हुई। तो आप हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। Thank you, Devansh, and thank you, Professor Ganeshwar, for bringing me on this program called Achintya. और मुझे बहुत खुशी है कि मैं बीएचयू से जुड़ा इस पॉडकास्ट के द्वारा, क्योंकि बीएचयू में मैंने अपना पीएचडी किया आईआईटी बीएचयू से। सो ये मेरा एलुमनी एल्मा मैटा है, और मुझे खुशी है कि मैं इस पॉडकास्ट के द्वारा बहुत से बच्चों को प्रेरित कर पाऊंगा जो कि स्पेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। तो आपने पूछा ये प्रश्न कि मेरी रुचि प्लानिटरी साइंस या प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन में कैसे हुई। तो ये मुझको मेरे बचपन की यादें दिला रहा है कि जब हम बहुत छोटे थे और अक्सर क्रिकेट खेलने जाते थे। क्रिकेट वाज वेरी फेवरेट गेम ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड। तो शाम को जब लौटते थे तो कई बार हम चंद्रमा की तरफ देखते थे और देखते थे कि चंद्रमा के ऊपर जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं वो अक्सर उसी तरीके से दिखाई पड़ते थे, चाहे वो 6 महीने बाद देखें चाहे साल भर बाद देखें। तो मैं सोचता कि यार ये चांद पे जो धब्बे हैं परमानेंटली हैं, ये क्या है? और कुछ आप लोगों ने भी शायद सुना होगा कि क्या मून पर कोई बुढ़िया बैठी है जो कुछ चरखा बुन रही है, काइंड ऑफ सिचुएशन, और है वो कहानियाँ। बट उसके बाद जैसे मैं बड़ा हुआ और थोड़ी सी और रुचि हुई, और मैंने सोचा कि मैं इंजीनियरिंग की बजाय बीएससी एमएससी करूं फिजिक्स में, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ी रुचि होने लगी थी। और मैं अपना एक उस जमाने में ट्रांजिस्टर बनाना चाहता था। ट्रांजिस्टर मतलब हॉस्टल में रह के अपना गाने वाने सुनने के लिए। तो उस प्रकार का जो एक रुचि था वो डेवलप हुआ। तो एक साइड तो आकाश में देखना और चीज़ों को समझना खुद से, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स का। बट एमएससी करते करते जो मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से की, उस समय कॉमेट हेली, जो कि एक कॉमेट है, धूमकेतु है, जो कि करीब 75 साल बाद इनर सोलर सिस्टम में सूर्य के पास आता है, उसका विजिट हो रहा था। तो वो काफ़ी मीडिया में था, न्यूज़ में था। तो मैंने सोचा कि ये कॉमेट्स क्या चीज़ है। और उसी समय के आसपास जो है नासा का एक मिशन था वाइजर 2, जो कि यूरेनस के पास से गुजर रहा था। तो ये एक कॉम्बिनेशन है, इत्तेफाक है या क्या कहें, कि वो टाइम था जब मैं एमएससी के फाइनल ईयर में क्या मैं था। तो ये सब इवेंट हो रहे थे, तो मुझे हुआ कि भाई मुझे प्लानिटरी साइंस को ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और इसीलिए फिर मैं जब आईआईटी बीएचयू में पीएचडी के लिए आया, तो मेरा जो 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 टॉपिक था स्टडी का, वो था कॉमेट्स और आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून की स्टडी। तो इस प्रकार से मेरा जो क्या कह सकते हैं यात्रा प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन या प्लानिटरी साइंस में हुई। सर आपने जब चंद्रयान 1 मिशन पर काम किया, तो आपने सारा नाम के पेलोड पर काम किया था एज ए प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। सर सारा ने कैसे योगदान दिया चंद्रयान 1 की उस विशेष डिस्कवरी में? सारा का फुल फॉर्म है सब केवी एटम रिफ्लेक्टिंग एनालाइजर। सब केवी मतलब केवी से नीचे, 1 केवी से नीचे, उसको सब केवी बोलते हैं। एटम मीन्स एटम, रिफ्लेक्टिंग मीन्स रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द लूनर सरफेस, और एनालाइजर मीन्स एनालाइज करना। तो ये सारा जो था, ये पहली बार कोई इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट मून की स्टडी मतलब चंद्रमा की स्टडी के लिए भेजा गया था। और ये एक इंडिया स्वीडन का कोलैबोरेटिव मिशन था, जिसमें कि जापान और स्विट्जरलैंड का भी योगदान था।
और ये हमारा जो मिशन था उसकी परिकल्पना ऐसे थी कि हम ये जानना चाहते थे कि जो सन से एक विंड आती है जिसको हम सोलर विंड बोलते हैं, जो कि हाईली आयनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं, लार्जली प्रोटॉन्स होते हैं H+, करीब करीब 95%, और WNS हीलियम होते हैं। और वो आके जो मून के सतह पर इंटरेक्ट करते हैं, बिकॉज मून पर वायुमंडल नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है जैसे अर्थ पर है, तो वहाँ पे क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं। और हमको कुछ सिमुलेशन से, कुछ थ्योरेटिकल स्टडी से ये मालूम हो रहा था कि ये सोलर विंड जो है ये इंटरेक्ट करेगा लूनर सरफेस पर, जो आपके कंपाउंड्स हैं, जो मिक्सचर्स हैं, उनको ब्रेक करेगा, कुछ स्पटरिंग प्रोसेसेस वगैरह होगा, क्योंकि जो सोलर विंड है उसकी वेलोसिटी है करीब करीब 400 किलोमीटर पर सेकंड, सो सुपरसोनिक है। तो अगर प्रोटॉन के एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो करीब करीब 700-800 केवी के प्रोटॉन्स लूनर सरफेस पे आ रहे हैं। तो उस विचार से हम लोगों ने ये नया इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसको चंद्रयान 1 ऑर्बिटर पे लगाया। और इसने एक्चुअली हमारा जो सोच था कि क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया। और इसने ये बताया कि अगर आप देखें कि जितनी सोलर विंड प्रोटॉन्स हिट कर रहे हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, उसमें से करीब करीब 20% प्रोटॉन जो है वो स्कैटर्ड हो रहे हैं बैक टू द स्पेस। और वो क्या है, वो प्रोटॉन्स नहीं है, वो न्यूट्रल हाइड्रोजन है। तो H+ जा रहा है सरफेस पे, इंटरेक्ट कर रहा है, अपनी एनर्जी कुछ लॉस कर रहा है, 50% ऑफ एनर्जी लॉस हो जा रहा है, तो यानी कि इनइलास्टिक प्रोसेस हो रहा है। और फिर वो H के न्यूट्रल हाइड्रोजन बन के आ रहा है, तो यानी कि चार्ज भी छोड़ दे रहा है। ये एक जो जो रिजल्ट्स हमको मिलने लगे, विच वॉज वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी न्यू। सो इट इज मोर लाइक ए डिस्कवरी कि आपको हाइड्रोजन निकल के आ रहा है लूनर सरफेस से, प्रोटॉन जा रहा है और हाइड्रोजन निकल के आ रहा है। और इसके बाद इसमें और भी बहुत बहुत चीजें हैं, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट था जो कि प्लाज्मा भी मेजर कर रहा था कि सन से जो प्लाज्मा आ रहा है, हिट कर रहा है लूनर सरफेस से, उसका इंस्ट्रूमेंट का नाम था स्विम, सोलर विंड मॉनिटर। और जो न्यूट्रल एटम को देखता था उसका नाम था सीना, चंद्रयान एनर्जेटिक न्यूट्रल एटम एनालाइजर। इसके द्वारा हमको ये पता लगा कि वहां पर बहुत सी विभिन्न प्रक्रियाएं हो रही है जो हमको पता ही नहीं थी। और इसके इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करीब करीब 25 पब्लिकेशंस इंटरनेशनल रिप्यूटेड जर्नल्स में आ चुके हैं, और इसने पूरी हमारी सोच बदल दी। सर एक तरफ सारा और एक तरफ मेनका। सर मंगलयान मिशन था हमारा, मिशन मंगल, भारत को जिसने गर्व की अनुभूति कराई। सर मेनका का क्या रोल रहा मंगलयान मिशन से? मेनका जो है वो उसका फुल फॉर्म है मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर। ये मेनका वो विश्वामित्र वाली मेनका नहीं है। ये मेनका हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन पर रखी रखा कहेंगे। और उसका उद्देश्य था कि हम वहां पर जो एटमॉस्फेयर है मंगल पर, और उसके बाहरी बाहरी सतह पर, मतलब बाहर के एटमॉस्फेयर में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है गैसेस का। क्योंकि मंगल ग्रह जो है वो, उस पर कार्बन डाइऑक्साइड डोमिनेंट गैस है, CO2, जो कि अर्थ पर हम लोग ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं ज्यादा। बट मंगल पर वो ऑलमोस्ट 95% CO2 है, 3% नाइट्रोजन है, N2, जो कि अर्थ पर ऑलमोस्ट 80% है, और बाकी के अन्य गैसेस हैं। बट जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं सतह से, 0 डिग्री 0 किलोमीटर से, तो अगर आप करीब करीब 200-250 किलोमीटर के आसपास जाएं सतह से मंगल में, तो ये CO2 जो है वो सोलर UV रेडिएशन के कारण डिसोसिएट होती है, और वो COO2 वगैरह बनाती है। तो ऊपर अगर आप ज्यादा जाए, 300 किलोमीटर के आसपास जाएं, तो आपको ज्यादा डोमिनेंट गैस ऑक्सीजन मिलेगी, O, जो कि CO2 के डिसोसिएशन से आई है। तो हमारा ये विचार था कि ये जो कन्वर्जन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड डोमिनेटेड एटमॉस्फेयर टू ऑक्सीजन डोमिनेटेड एटमॉस्फेयर, ये किस हाइट पर होता है। अच्छा, हमारा जो मंगलयान था उसका ऑर्बिटर बहुत इलिप्टिकल था, और वो इक्वेटोरियल प्लेन में था। मतलब जिस प्लेन में मंगल सूर्य के चक्कर लगा रहा है, उसी प्लेन में हमारा मंगलयान मंगल के चक्कर लगा रहा था। तो और ये पहला मिशन था जिसने इलिप्टिकल था और उसी प्लेन में था। तो हम ये चाहते थे पता करने के लिए कि भाई वहां पर जब क्या कह सकते हैं कि नून टाइम में या इवनिंग टाइम में जो ये ट्रांजिशन हो रहा है कैसे हो रहा है। तो जो हमारा ऑर्बिटर जो था उसने ये बताया कि डॉन साइड, जो सुबह बोलते हैं, या डस्ट साइड, वहां पर पहली ऑब्जर्वेशन ऐसी हुई जिसने बताया कि ये जो ट्रांजिशन हो रहा है CO2 डोमिनेटेड एटमॉस्फेयर टू ऑक्सीजन डोमिनेटेड एटमॉस्फेयर, ये करीब करीब 250-260 किलोमीटर पे हो रहा है। और जो इक्वेटोरियल जो नून टाइम में अगर हम कहें, वो हो रहा है करीब करीब 220 किलोमीटर। तो यानी कि 12 बजे और सुबह के या शाम के 6 बजे में करीब करीब 30-40 किलोमीटर का अंतर होगा। और ये एक बहुत नवीन जानकारी प्राप्त हुई, जिससे ये पता लगा कि जो कन्वर्जन हो रहा है वो डिफरेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड, और इसके कारण जो डायनेमिक्स हो रही है एटमॉस्फेयर में वो बिल्कुल नई प्रकार की हो रही है। इसी प्रकार से हमको एक और इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरी मिली कि आर्गॉन जो है, जो हम देख पा रहे थे अपने इंस्ट्रूमेंट मैनकर से, उसके जो एटम्स हैं जो करीब 250-300 किलोमीटर 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे हैं, वो थोड़े एनर्जी वाले हैं जिनको हम बोलते हैं हॉट आर्गन। एम्बियंट आर्गन नहीं है। अगर हॉट आर्गन है
और उसकी वेलोसिटी इतनी है जो कि इसका वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो बाहर चला जाएगा। तो यानी कि एटमॉस्फेयर कैसे लॉस हो रहा है मार्स का, उसके बारे में नवीन जानकारी मिली। इससे पता लगा कि मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी तेज़ी से लॉस हो रहा है, यानी कि पास्ट में भी होता रहा होगा। और इसी के लिए हम बोलते हैं कि मंगल पर पहले पानी था, पानी नहीं दिखता है हमको, यानी कि पानी लॉस्ट हो गया है। तो पानी धीमे धीमे एटमॉस्फेयर में गया, जैसे पृथ्वी में भी होता है, और उसके बाद वो डिसोसिएट होकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना, और हाइड्रोजन बहुत लाइट होता है, वो एस्केप हो गया, तो यानी कि वाटर लॉस हो गया। तो ये सब जो प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमको मैन का इंस्ट्रूमेंट से लगी। सर आपने चंद्रयान 1 देखा, आपने मिशन मंगल देखा, और चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के में भी आपने इसरो के साथ काम किया। तो सर जब इसरो इतने बड़े बड़े खोज और बड़े बड़े मिशन भारत को सक्सेसफुली करके देता है, तो उस समय इसरो के अंदर क्या माहौल रहता है? आप ऐसे कुछ अपनी अनुभूति या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे तो हमें और दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। देखिए, मिशन पे जब आप कार्य करते हैं तो आपका डेडिकेशन बहुत जरूरी है, जी टाइम बहुत देना पड़ता है। जी। मैं आपको बताऊं कि मैन का इंस्ट्रूमेंट जब हम लोग डेवलप कर रहे थे मंगलयान के लिए, अ, उस समय पे ये सिचुएशन था कि हमको नवंबर 2013 में लॉन्च करना है। ओके, तो डेडलाइन फिक्स थी। अगर हमने नहीं लॉन्च किया तो फिर अगले 5-6 साल बाद ही लॉन्च कर पाएंगे, क्योंकि जो जो पृथ्वी चंद्रमा सॉरी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, मंगल भी सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, तो ऑप्टिमम पीरियड जब होता है, जब हम पृथ्वी से किसी मिशन को मार्स पर भेज सकें, उसका एक टाइम पीरियड होता है, तो 2 साल बाद आता है। तो ये एक डेडलाइन थी, और उस डेडलाइन के हिसाब से हमको इंस्ट्रूमेंट तैयार करके मिशन के ऊपर इंटीग्रेट करके उसको फिर श्रीहरिकोटा में ले जाके लॉन्च करना है। तो अगर उसको बैकवर्ड हम देखें कि हम लोग ने कब स्टार्ट किया, करीब 1.5-2 साल पहले स्टार्ट किया कि भाई इंस्ट्रूमेंट को हमको भेजना है। तो ये हालत था हम लोग का कि 6 महीने तक तो मुझे ये पता नहीं था कि सूर्योदय कब हो रहा है और सूर्यास्त कब हो रहा है। मेरा सूर्योदय होता था, उसके बाद में उठता था 8 बजे के आसपास, निकलता था लैब के लिए, रात में 10, 11, 12, 1 बजे कब आया पता नहीं, फिर अगेन सुबह उठना और जाना। तो इस प्रकार का एक रिक्वायरमेंट हो जाता है कि आपको, आपका इंस्ट्रूमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन पे जा रहा है इसरो के, तो आपको उसको पूरी तरह से कंप्लीटली टेस्ट एंड इवेल्युएट एंड कैलिब्रेट करना है बिफोर इट गोज इनटू द मिशन। तो उसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है। इसरो में भी इस प्रकार का माहौल रहता है कि बहुत से वैज्ञानिक हैं, उनको काफ़ी टाइम देना पड़ता है इस टाइप के मिशंस के लिए, क्योंकि ये देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रोग्राम में जो जो वैज्ञानिक, जो साइंटिस्ट इंजीनियर्स लगे हुए हैं, उनका ध्येय ये है कि हम साइंस को कैसे जल्दी से जल्दी ऊपर लेके जाएं और देश की प्रगति में भागीदार बने। सर चंद्रयान 3 जब सक्सेसफुल हुआ तो ये ग्लोबल न्यूज थी। भारत एक पहला देश बना जो साउथ पोल पर जिसने विक्रम लैंडर को लैंड किया, या किसी लैंडर को लैंड किया। तो सर जब चंद्रयान 3 जब सक्सेसफुल हुआ तो उससे एक पूरे देश में कॉन्फिडेंस की लहर आ गई। सर उसके बाद इसरो में भी एक मतलब कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आए होंगे लोगों के माइंडसेट में, या हम और कॉन्फिडेंट साइंटिस्ट वहां पे आए होंगे, हो गए होंगे, कॉन्फिडेंस आया होगा। सर इसरो में ऐसा क्या माहौल बदला चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद? चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद तो पूरा देश का माहौल बदल गया है। जिन लोगों ने उसका लैंडिंग देखा, मतलब उस समय तो मुझे ध्यान है कि लैंडिंग के बाद मैं बॉम्बे गया था किसी मीटिंग के लिए, तो वहाँ पर एक क्या कह सकते हैं, एक वीआईपी आए हुए थे उसमें, उनके साथ एक पुलिस वाला था। तो वो पुलिस वाला आया, कहने का सर मुझे आपके साथ फोटो खिंचवानी है। तो मैंने क्यों, क्या हो गया? कहना सर मैंने आपको उस दिन टीवी पे देखा था जब लैंडिंग हो रहा था, मिशन कंट्रोल रूम में बैठे हुए थे। तो मैंने कहा अच्छा तुम लोग क्या कर रहे थे उस दिन शाम को? तो कल थाने में हम लोग टीवी देख रहे थे। तो मैंने कहा तुम लोग काम नहीं कर रहे थे, टीवी देख रहे थे थाने में? कहने सर वो मिशन पूरा इंडिया का मिशन था और हम लोगों ने लाइव उसको देखा है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि पूरा इंडिया उस दिन 23 अगस्त शाम के 6 बजे के आसपास जब लैंडिंग हुआ, तो पूरा कंट्री जो है उसका जश्न मना रहा था। और कंट्री नहीं, पूरा विश्व इस बात के लिए खुश था कि इंडिया ने पहली बार सदर्न पोलर रीजन में किसी लैंडर को लैंड करना है। तो ये एक एक मानवता के लिए कहें, साइंटिस्टों के लिए कहें, या कंट्री के लिए कहें, या विश्व के लिए कहें, एक बहुत बड़ा दिन था। और इसका प्रभाव नेचुरली इसरो में भी पड़ा। इसरो में भी बहुत कॉन्फिडेंस था, हम लोग का कॉन्फिडेंस तो लेवल था, बिकॉज आफ्टर चंद्रयान 2 लैंडिंग जो ठीक से नहीं हो पाई, बहुत सारा काम किया गया और काफ़ी चीज़ें उसमें चेंजेस भी किए गए लैंडर में, टू नो कि भाई क्या प्रॉब्लम हुई होगी। क्योंकि क्या होता है कि आपने जब लैंड करा रहे हो तो आपका जो डाटा था उसी से आप देख सकते हो। आपको तो ऐसा नहीं कि भाई एक्सीडेंट हुआ है तो पूरी कार को आप इवेल्युएट करके समझ सकते हैं, नहीं, तो जो डाटा आया उसी से आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा वहां पे, राइट। फिर उसको सिमुलेट करना पड़ता है अर्थ पर, लैब्स में या मॉडल में, कि भाई क्या पॉसिबिलिटीज रही होंगी, क्यों ऐसा हुआ होगा, क्यों ऐसा नहीं हुआ होगा।
तो वो सब के कारण फिर चेंजेस करने पड़ते हैं कि शायद ये कारण रहा होगा, ये चीजें चेंजेस करें हम। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो तो काफी हाई था हमारा चंद्रयान 3 लैंडिंग के समय पे। बट सक्सेस मिलना एक अलग चीज होती है और उसका फिर जश्न मनाना एक अलग चीज होती है। तो वो हम लोगों ने भी मनाया, आप लोगों ने भी मनाया, उम्मीद है आप लोगों ने भी देखा होगा उसको लाइव। और एक अलग प्रकार का कंट्री में एक जो कहते हैं जागृति, चंद्रयान के बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में, लैंडिंग के बारे में, मून के बारे में, और खासतौर पर बच्चों को इसके प्रति जागरूकता लाना और सोचना कि हम भी इस प्रकार का मिशंस कर सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं। और फ्यूचर में जब इसरो बात कर रहा है या इंडिया बात कर रहा है कि हम चंद्रयान 4, 5, 6, 7, 8 लेके जाने वाले हैं मून पर, और फिर ह्यूमन लैंडिंग ऑन मून करने वाले हैं, तो एक बहुत अच्छा नया क्या कह सकते हैं, एक लहर कंट्री में है। और जिसके ऊपर सभी इसरो के वैज्ञानिक अभी कार्य कर रहे हैं। So, as Chandrayaan 3 was landing, the whole landing sequence was automatic. And it was like, as we were seeing our, we can see on television or any other platform, जैसे जैसे विक्रम लैंडर डिसेंड कर रहा था, सबके मन में एक धकधकी लगी हुई थी कि इस बार हो जाना चाहिए, इस बार हो जाना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे एक नीट एस्पिरेंट के मन में रहता है, इस बार निकल जाना चाहिए, इस बार निकल जाना चाहिए। तो सर, आपके लिए भी वो एक आपका बनाया हुआ जो सैटेलाइट है या जो लैंडर है वो लैंड हो रहा था उस वक्त, उतने मतलब भीषण मोमेंट में साइंटिस्ट के बीच क्या कन्वर्सेशन होती होगी? मतलब आप लोग क्या आपस में बातें करते हैं कि कोई टेक्निकल बातें करते हो या फिर एक दूसरे को मतलब थोड़ा और स्ट्रांग फील कराने के लिए, मतलब व्हाट आर द कन्वर्सेशन डू यू हैव एट दैट मोमेंट? कन्वर्जेशन तो ज्यादा नहीं होता है, बट आंखों में खाली बस इशारे होते रहते हैं। बिकॉज अभी हमारा दिमाग वहां लगा होता है कि जो डाटा वहां से आ रहा है कि लैंडर किस पाथ पर जा रहा है, जो उसके परफॉर्मेंसेज हैं, इंजन के परफॉर्मेंस, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डायरेक्शन है, वो सही है कि नहीं। तो बहुत सब जो डाटा है वो मिशन कंट्रोल में आता है जब लैंडिंग हो रहा होता है। ओके। और वो हम लोगों का ज्यादा दिमाग वहां होता है कि भाई जो पैरामीटर्स की वैल्यूज हैं वो विद इन द बाउंड्स हैं, ज्यादा डेविएट तो नहीं हो रही हैं। जो हमारे पास मिशन कंट्रोल में वहां से लाइव क्या कह सकते हैं, कैमरा का विजुअल्स आ रहे थे जो बता रहा था कि हम लोग कहाँ पर हैं, और जो प्रिडिक्टेड ट्रेजेक्ट्री है और जो एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री जो दिख रहा है हमको, वो उसका सिमुलेशन स्क्रीन पर आता रहता है। तो बहुत सारा डाटा आता रहता है विच इज मेकिंग अस बिजी, कि हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वो दिमाग वहां ज्यादा रहता है, ना कि देखना कि भाई या गपशप करना, वो टाइम नहीं होता है मिशन कंट्रोल में। और खाली बस ये देख सकते हैं कि हाँ, everybody else is also very busy looking at the monitors, looking at the parameters, looking at the values जो आ रही हैं, क्योंकि करीब करीब में भी कह सकते हैं 100 पैरामीटर्स एक साथ आ रहे हैं, डिफरेंट मॉनिटर्स लगे हुए हैं, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट जिम्मेदारियां हैं, तो उन सबको अपने अपना कार्य करना है ना। और ये जो है लैंडिंग हो रहा है, वहां से जो रेडियो सिग्नल्स आ रहे हैं वो किसी एंटीना में जा रहे हैं, वहां से फिर हमारे पास मिशन कंट्रोल में आ रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं। तो वो जो माहौल होता है वो एक अलग प्रकार का होता है, जहाँ पर कि इंटेंस 10-15 मिनट में ही सब कुछ होना है। ऐसा नहीं कि आपको लंबा है या छोटा है, राइट। तो आपको भी लगता है कि भाई आई कैप्चर दिस एंड सी कि भाई मुझको जो जिम्मेदारी दी गई है वो कैसी चल रही है। बट ये ऑटोनोमस लैंडिंग है, तो हम कुछ कर नहीं सकते, बस हम ये देख सकते हैं कि जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्योंकि कभी कोई भी कमांड कंट्रोल हम नहीं दे सकते, कंप्लीटली ऑटोनोमस लैंडिंग होती है। कभी ऐसा भी लगता है कि अपनी धड़कनें खुद ही सुनाई देने लगती है, दिल की धड़कन। हाँ, थोड़ा थोड़ा होने लगता है बिकॉज मोमेंट तो बहुत टेंस भी होता है, और तो आपको अपने को रिलीव भी करना पड़ता है कि हाँ एवरीथिंग इज गुड, फाइन। तो उस टाइप की फीलिंग भी अपने खुद को भी देनी पड़ती है, देखना पड़ता है और लोग भी ठीक है, अच्छा है, गुड, एवरीबडी इज नोडिंग देयर हेड। आपने देखा होगा कभी अगर लॉन्च का सीक्वेंस रहा होगा तो उसमें एवरीबडी इज डूइंग लाइक दिस, यू नो, तो एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, सो एवरीबडी इज डूइंग लाइक दिस। तो ये मतलब आपस में हमने इधर देखा तो सब लोग ऐसे कर रहे हैं, इधर देखा तो भी सब लोग ऐसे कर रहे हैं, दैट मींस एवरीबडी इज सीइंग देयर मॉनिटर्स एंड सेइंग एवरीथिंग इज फाइन। तो दैट्स ऑल। तो इशारे ज्यादा होते हैं या बॉडी लैंग्वेज ज्यादा होती है कंपेयर टू टॉकिंग। सर, was my next question, sorry. Yes, sir. Sir, studying cosmos or studying the planetary sciences has changed anything you inside, personally, means at but personal level, about your beliefs, about your thinking, ideology, mentality? ऑफ कोर्स यस, जैसे जैसे आप ज्यादा ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं, आप चीजों को समझते हैं, तो आपका थॉट प्रोसेस अलग टाइप का होने लगता है। और ये कह सकते हैं कि जैसे अभी हम लोगों ने, हम पीआरएल में खास तौर पर हम लोग एक्सो प्लैनेट के ऊपर भी कार्य कर रहे हैं। एक्सो प्लैनेट मतलब वो प्लैनेट्स जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं, यानी कि दूसरे स्टार के चारों तरफ जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो यानी कि ये भी दिमाग में आता है कि क्यों ऐसा है कि पृथ्वी पर ही एक लाइफ फॉर्म हमको देखने को मिल रही है, क्या विद इन सोलर सिस्टम भी कहीं प्लैनेट्स पे हमारे यहाँ लाइफ है, तो पृथ्वी क्यों ऐसा यूनिक है। तो हम लोग ये भी सिमुलेट करते हैं लैब में हमारे यहाँ कि भाई क्यों ऐसा है कि क्या न्यूक्लिक एसिड या अमीनो बेसिस से हम आरएनए डीएनए बना सकते हैं,
और वंस आरएनए डीएनए इज देयर देन प्रॉब्ली लाइफ फॉर्म बन सकती है। तो उस प्रकार की रिसर्च के ऊपर थॉट जाने लगता है। दूसरा होता है कि क्या एक कोई शक्ति है जो कि सब कुछ कंट्रोल कर रही है। सो इट इज ऑल लाइक द होल अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन एंड अर्थ इज सो यूनिक टू हैव इस प्रकार की लाइफ अर्थ पर है जो कि अन्य प्लेनेट पर अभी तक हमको देखने को नहीं मिलती है। तो एक थॉट ये भी आता है कि क्या हम अपने थॉट प्रोसेस से भी बाइस्ड हैं कि हमको इसी प्रकार की लाइफ देखनी है। क्या हो सकता है किसी अन्य प्रकार की लाइफ हो जो हम नहीं पहचान पा रहे हैं, अन्य प्रकार का कम्युनिकेशन हो रहा है जो हम नहीं जान पा रहे हैं। तो एक थॉट प्रोसेस वो भी स्टार्ट होने लगता है कि क्या यही साइंस है, यही फिजिक्स है, यही केमिस्ट्री है, या कुछ और भी है जो अन्य मानव तो नहीं कहेंगे, अन्य लाइफ फॉर्म कर रहे होंगे जो हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं या हम जान नहीं पा रहे हैं। तो उस प्रकार का भी थॉट प्रोसेस चालू होने लगता है कि हमारा जो, जैसे हम बड़े होते हैं तो हम जो देखते हैं उसी से हम सीखते हैं, और फिर जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं जो पढ़ते हैं उसी से हम सीख रहे हैं, तो हमको एक ज्ञान मिल रहा है, बट उस ज्ञान से हम बायस हो जा रहे हैं। तो हमको शायद उससे भी बाहर निकलना पड़ेगा किसी चीज को समझने के लिए, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि है। तो उस प्रकार का थॉट प्रोसेस भी स्टार्ट होने लगता है जब आप इस प्रकार के अभियानों में कार्य करते हैं, इस प्रकार के नॉलेज को गेन करते हैं। तो कहते हैं ना, एक लेवल ऊपर हो जाते हैं आप थॉट प्रोसेस में, तो वो चेंजेस आने लगते So, as a student, we see failures, and you might have also seen failures. Of course, you might have seen failures, and as a scientist also, and ISRO also see failures. So what is the role of failures in the development of ISRO, and how will you suggest the young generation of today that how should they take their failures and move ahead in their life? हैं। सी फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। Yes, फेलियर नीड नॉट बी टेकन कि हम फेल हो गए। क्लास में भी बच्चा अगर फेल हो गया है कोई किसी सब्जेक्ट में, उसका मतलब नहीं है कि उसका वो खत्म हो गया। उसको री एग्जाम देने को मिलता है, राइट, दोबारा एग्जाम देता है वो, राइट। जैसे अभी तुमने नीट की भी बात की, तो नीट में एक बार बच्चा फेल हो जाता है, फेल नहीं मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाता है, उतना परसेंटेज नहीं ला पाता है कटिंग मार्क्स के ऊपर कि वो उसका एडमिशन हो सके, तो ऐसा नहीं कि उससे जिंदगी बिल्कुल खत्म हो गई, नहीं। फेलियर इज ए स्टेप टू सक्सेस। हम लोग तो स्पेस मिशन में यही सीखते हैं कि फेलियर हमको कुछ ज्यादा चीजें सिखाती है कंपेयर टू सक्सेस। क्योंकि फेल अगर होता है तो इस मतलब जो स्पेस सिस्टम्स होते हैं वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो हम लोगों ने तो सब डिफरेंट सब सिस्टम्स को टेस्ट करके, फिर इंटीग्रेट करके, फिर उसको टेस्ट करके, फिर लॉन्च किए। फिर भी अगर हमको सक्सेस नहीं मिला, यानी कि अभी भी कुछ चीजें ऐसे छूट गई जो हम शायद नहीं समझ पाए, तो हमको समझना है उसको। तो अगर हम फेलियर का एनालिसिस करते हैं तो हमको बहुत सी चीजें सीखने को और मिलती हैं, और उससे जो क्या कह सकते हैं, हमारा जो सोच है, जो समझ है, जो नॉलेज है, उसमें गेन ही होता है। तो हम लोग फेलियर को फेलियर के तौर पर नहीं मानते हैं, इट इज स्टेप टू सक्सेस। और ऐसा नहीं कि दो बार फेल हो गए तो फिर फेल हो गए, नहीं। तीन बार फेल हो गए तब भी फेल हो गए, नहीं। रिपीटेडली फेल होने के बाद भी आप सक्सेस प्राप्त कर सकते, राइट। तो इसरो की अगर आप हिस्ट्री में देखें तो हम लोग के कितने फेलियर्स हुए, बट कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज स्पेस जो है वो 100% सिस्टम प्रूवन को ही अलाउ करे। 99.99% भी है तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट नॉट नॉट 1% टू फेल। तो कुछ कर नहीं सकते फिर उसमें हमको। और हमको एक्चुअली में फेलियर को पॉजिटिवली लेना चाहिए। तो मेरी तो यही सोच है। अगर आपको जिंदगी में कोई चीज अचीव करने की तमन्ना है और एक बार आप फेल हो गए, फिर से करिए उसको, दूसरी बार फेल हो गए फिर से करिए। और हमने देखा है बहुत से लोगों को कि फेलियर के बाद भी वो सक्सेस हुए। तो ये एक जीवन का मंत्र बनना चाहिए। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी को स्थापित करने वाले शख्स थे विक्रम साराभाई। तो सर, विक्रम साराभाई जी की कौन सी लेगेसी अभी तक पीआरएल में कंटिन्यू हो रही है? जैसे उन्हीं का सपना था कि हमें देश को मून पे भी ले जाना है, और फंडामेंटल रिसर्च और जितनी भी रिसर्च है उसमें आगे ले जाना है। सर, उनकी कौन सी लेगेसी अभी मतलब आप चाहते हैं कि देश का यूथ और आगे ले जाए, और देश का फ्यूचर कैसा होना चाहिए, यूथ को कैसे आगे बढ़ना चाहिए? एक संदेश सर। जी, विक्रम साराभाई ने पीआरएल की स्थापना हमारे स्वतंत्रता के कुछ ही महीनों के अंदर की। यानी कि उनका जो थॉट था उस जमाने में 1947 में जब हम आजाद हुए, उसके कुछ महीने 11 नवंबर को उन्होंने पीआरएल की स्थापना की 1947। ओके। और उनका उद्देश्य था कि जो फंडामेंटल साइंस है कंट्री में उसको हम ऊपर लेके आए। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी भाभा, इन दोनों का यही उद्देश्य था कि हम लोग हाई एनर्जी फिजिक्स, कॉस्मिक रेज, एटमॉस्फेरिक साइंस, स्पेस साइंस को ऊपर लेके आए। और तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने पीआर की स्थापना करके ये कोशिश की कि हम स्पेस साइंसेस को कैसे बढ़ावा दें। और उसी समय 1957 में जब स्पुतनिक मिशन हुआ और रशिया ने पहली बार दिखाया कि हम लोग स्पेस में जा सकते हैं और चक्कर लगा सकते हैं, तो साराभाई जी का भी ये ड्रीम था कि इंडिया में भी स्पेस मिशन या स्पेस साइंसेस को बढ़ावा मिलना चाहिए, और स्पेस टेक्नोलॉजी को कैसे इंडिया में यूज किया जाए
फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री। हम लोग यंग नेशन थे उस समय पर, स्वतंत्र हुए थे, बहुत सी चीजें थी जो कंट्री में जरूरत थी, बट किसी आदमी की ये सोच कि हम स्पेस में जाएं और उसका उपयोग करें, टेक्नोलॉजी को उपयोग करें कंट्री के बेनिफिट के लिए, वो विचार आना एक बहुत बड़ी बात थी। और वो साराभाई जी लेके आए, इसीलिए उनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम बोलते हैं। तो पीआरएल की जो जो उनकी परिकल्पना थी वो अभी भी यही है कि फंडामेंटल साइंसेस पर ज्यादा जोर देते हैं, जिसका कि उपयोग शायद भविष्य में आगे भी हमको देखने को मिलेगा। और कभी भी कोई देश अगर फंडामेंटल रिसर्च पर कार्य करना बंद कर देगा तो उसके फ्यूचर फ्यूचर में जो डेवलपमेंट्स हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो साराभाई जी का ये था कि हम स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी को कंट्री में लेके आएं और उसका कंट्री को दिखाएं कि कैसे उपयोग हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने एक साइट प्रोग्राम की स्थापना की, जिसमें उन्होंने बोला कि हम लोग सैटेलाइट के द्वारा, जो कि स्पेस में सैटेलाइट है, उसके द्वारा टेलीविजन में कैसे कंट्री को एड्रेस कर सकते हैं। हम एक सैटेलाइट से 1000 विलेजेस को एक साथ एड्रेस कर सकते हैं, ये करके दिखाया। और वही साइट प्रोग्राम के बाद कंट्री को भी पता लगा कि नाउ दिस कैन बी यूज्ड वेरी इफेक्टिवली। बट आज की दुनिया में अगर आप देखें, अगर हम 2 मिनट के लिए भी सैटेलाइट्स को बंद कर दें तो होल कंट्री विल कम टू स्टैंड स्टिल। यानी कि हमारी जो जो निर्भरता है स्पेस पे, स्पेस सैटेलाइट्स पे, बहुत ज्यादा है। चाहे वो डिफेंस की बात करें, चाहे स्पेस की बात करें, चाहे इकोनॉमिक्स की बात करें, चाहे एटीएम्स की बात करें, बैंक्स की बात करें, ट्रांजिशंस की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, एयरक्राफ्ट गोइंग लैंडिंग की बात करें, शिप मूवमेंट की बात करें, रेलवेज की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, एवरीवेयर स्पेस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, राइट। तो उस जमाने से और इस जमाने का अगर आप कंपेरिजन करें, राइट, तो कितना चेंजेस हुआ है वो, क्योंकि स्पेस सेक्टर इज बिकमिंग ए स्ट्रेटेजिक सेक्टर और हमारी निर्भरता स्पेस पर बहुत बहुत ज्यादा है। सुबह से लेकर शाम तक अगर आप अपने को विलेट करें तो आप खुद पता कर लेंगे कि भाई इसके बगैर नहीं चल सकता, राइट। तो वो जो थॉट प्रोसेस था सारभाई जी का, वो अभी भी हम लेके चल रहे हैं। और हमारा जो पीआरएल में अभी भी उद्देश्य है कि वी शुड कंसंट्रेट मोर ऑन न्यू R&D, न्यू टाइप ऑफ डेवलपमेंट्स विच इज इन द फंडामेंटल सेंस। जी सर, जैसे आपने भी वो मूवी देखी थी मिशन मंगल की, और हम सबने देखी थी, बहुत हिट हुई थी। और जैसे कि मिशन मंगल हमारा पूरे दुनिया भर में हिट हुआ था, तो वैसे ही मिशन मंगल असली में भी हिट हुआ था। तो सर, वो क्षण कैसे थे जब आपने वो असली में एक्सपीरियंस किया था, वो मिशन मंगल का क्षण, वो पूरा समय? मिशन मंगल मूवी की बात कर रहे हैं? मिशन मंगल मूवी, और वो राइट, रियलिटी जो थी। रियलिटी में असली क्या में, चीज? अच्छा, ओके, मिशन, ओके ओके। मिशन मंगल मूवी मैं भी देखने गया था, मैं भी सिनेमा में थिएटर में जाके मैंने बैठ के देखा कि भाई जो अक्षय कुमार ने उसमें कैसे एक्ट किया, और जो लेडी एक्टर थी उसमें, और क्या चीज वो डिपिक्ट करना चाहते थे, क्या मतलब दिखाना चाहते थे, और उसकी जो एक्चुअल मिशन हुआ उसमें कितनी सिमिलरिटीज हैं। तो क्योंकि आप मूवी जब बनाते हो तो एक डायरेक्टर की एक सोच होती है, राइट। एक उसका ध्येय होता है कि भाई मुझे दिखाने के साथ साथ कुछ एंटरटेनमेंट भी करना है। तो वो एंगल जो है उसमें जो जोड़ा गया था उसमें बड़ा कभी कभी हास्यास्पद लगता था कि भाई उन्होंने पूरी तल रहे हैं और उससे सडनली एक आया कि गैस कम कर दिया क्योंकि पूरी तल गई है, राइट। तो वो उससे एनर्जी सेविंग का आइडिया आ गया उसमें। तो वो मतलब बड़ा था, अच्छा लग रहा था, और ऐसा भी लग रहा था कि ये कैसे लोग, मतलब उसको आप सोचिए कि डायरेक्टर की क्या सोच रही, तो उसने उसको कोरिलेट किया कि कैसे हम लोग एनर्जी बचाएंगे मिशन मंगल में, राइट। तो अब ये डायरेक्टर की सोच है, मतलब मूवी का जो डायरेक्टर है, नॉट के मिशन का जो डायरेक्टर है, ओके। और इसी प्रकार के बहुत सी चीजें थी उसमें जो कि मीटिंग करते हैं तो कैसे है और क्या, उसमें सडनली जो डेली अपने रूटीन से जो लिंक करके कुछ थॉट प्रोसेस आता है उसको फिर मिशन में यूज कर रहे हैं। तो ये भी बड़ा कभी कभी अच्छा लगता है कि देर आर पीपुल हु आर थिंकिंग अबाउट कि इसको पब्लिक तक पहुंचाने के लिए कैसे इसको कोरिलेट करें, क्योंकि एक्चुअल जो मिशन हो रहा है वो इज ए वेरी डिफरेंट थिंग। और शायद उन लोगों को वो मौका भी नहीं मिलता है कि आप वहां बैठ के समझें कि क्या हो सकता है। बट मोटा मोटा तौर पर समझ में आ जाता है कि हाँ इस टाइप से मिशन किया गया है या किया गया होगा, और उसको फिर ट्रांसलेट करना और उसको एक्ट करना और फिर लोगों को दिखाना और फिर मूवी का सक्सेस। तो डायरेक्टर का ये भी उद्देश्य है कि ऐसा ना हो कि मूवी फ्लॉप हो जाए तो उसमें कुछ मसाला भी डालना है, कुछ लिंक भी करना है विच इज लिंक टू योर डेली रूटीन, और लोगों को समझ में भी आए। तो डिफरेंसेस होते हैं, ऐसा नहीं है, काफी डिफरेंसेस होते हैं। काफी कुछ आम नागरिक को ये समझ में आ जाता है कि हाँ मिशन मंगल कैसे रहा हो। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी वाज क्वाइट सक्सेसफुल। बट टेक्निकली कहेंगे तो हाँ देयर वर टेक्निकल डिफरेंसेस, एंड बट वी ऑल आर हैप्पी कि किसी ने सोचा कि हमारे मिशन मंगल जो कि इंडिया को उसने पहला एक कंट्री बनाया है जो कि सक्सेसफुली एक ऑर्बिटर को मंगल की कक्षा में स्थापित कर पाया, विच मेक इंडिया द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। उसको एज ए मूवी बनाना, तो ये भी देख मतलब एक बोल्ड स्टेप है, राइट।
और ये एक अच्छी बात है, कंट्री में इस प्रकार का थॉट आ रहा है कि हम लोग इस टाइप के मिशंस को ट्रांसलेट करें मूवीज में। एक क्वेश्चन था कि अभी 1 मिनट में इसरो का विक्रम 1, इसरो नहीं, स्काईरूट एरोस्पेस का पहला प्राइवेट और वाइटल रॉकेट लॉन्च होने वाला है ना। तो सर, जैसे जैसे अभी इसरो में भी कई सारे पीएसएलवी का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और भी इसरो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है ताकि और अपॉर्चुनिटीज रहे और पेस आए हमारे स्पेस प्रोग्राम में। सर, आपका क्या विचार है इस प्राइवेटाइजेशन वाले मुहिम का इसरो में? सी अभी क्या है कि कंट्री को स्पेस इकोसिस्टम को और आगे लेके जाना है, बिकॉज Yes, इसरो अलोन अगर कार्य करेगा इसके लिए तो एक पर्टिकुलर गति से कर सकता है ना। बट yes, अभी आप अगर होल वर्ल्ड में देखें कि स्पेस, जैसा अभी मैंने बोला ना कि स्पेस इज बिकमिंग स्ट्रेटेजिक सेक्टर, और बिगर स्पेस प्रोग्राम के और स्पेस टेक्नोलॉजी के लाइफ में बहुत सडन ब्रेक आ जाएगा। तो इसको अभी मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें जुड़े। yes, इसीलिए गवर्नमेंट ने भी 2020 में ये चेंजेस किया कि अभी प्राइवेट प्लेयर्स और स्टार्टअप्स इस सेक्टर में आने चाहिए, और जिसके कारण कि हमारे लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम हो, चाहे सैटेलाइट प्रोग्राम हो, चाहे एप्लीकेशन प्रोग्राम हो, उसमें yes, नए नए प्लेयर्स आने चाहिए, इंक्लूडिंग प्राइवेट प्लेयर्स। और yes, इसी के लिए एक इन स्पेस संस्था yes, को स्थापित किया गया जो कि इनको ऑथराइज करेगी। yes, तो और इसरो इनको हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। तो जो स्काई रूट का लॉन्च होने वाला है विक्रम का, वो उसी का एक पार्ट है कि नाउ देयर इज ए कंपनी स्काई रूट विच इज कमिंग आउट विद ए स्मॉल लॉन्च व्हीकल विच दे हैव डेवलप्ड ऑफ देयर ओन। बट हमारे शार्क स्पोर्ट जो स्पेस पोर्ट है वहां से लॉन्च करेंगे, बिकॉज हर जगह से आप लॉन्च नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उसके भी कुछ नियम कानून हैं, उसके भी कुछ सेफ्टी रेगुलेशंस हैं, तो उसको फॉलो करना पड़ता है। और ये एक अच्छी शुरुआत है, एंड whole world is happy about that, whole country is happy about that, and we all are happy that private players are coming into this because we need multiplication. yes. सर, एक पूरे मतलब जहाँ भी हम सुनते हैं इसरो का, तो अभी बहुत हर जगह हमारे देश में और ग्लोबली पूरा नाम है। और जब इसरो के जो पुराने डायरेक्टर चेयरमैन थे, एस सोमनाथ सर, उनका मैंने एक पॉडकास्ट में सुना था, उन्होंने कहा था कि इसरो वर्क्स एज अ फैमिली एंड द साइंटिस्ट देयर हैज अ पैशन। दे आर नॉट वर्किंग जस्ट फॉर जॉब एंड फॉर मनी, दे हैव अ पैशन। So sir, how the work culture in ISRO is different from any other organization? What you have felt at your core means how it is different? मैं तो 30 साल से ज्यादा इसरो में कार्य कर रहा हूँ अभी Yes sir. भी, और जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा यूनिक है। इट इज नॉट लाइक ए रूटीन जॉब, जैसे आप किसी ऑफिस में जाओगे, सुबह 10 बजे पहुंचे, 5 बजे चल दिए, वो फीलिंग हमारे यहाँ नहीं होती है। मॉर्निंग में जाने का टाइम तो होता है, बट लौटने का टाइम नहीं होता है। कभी कभी तो अभी सैटरडे संडेज हो गया, हॉलीडेज हो गया, नाइट हो गया, कभी भी मीटिंग होती है। अभी तो ऑनलाइन हो गया तो और भी ज्यादा है कि भाई घर से भी आप अटेंड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको ऑफिस में ही आके करना है, राइट। तो एक तो कमिटमेंट जो है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू एनी अदर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज कह सकते हैं। दूसरा है कि सेल्फ ड्रिवन मोटिवेशन। तो वी आवर सेल्फ आर वेरी फीलिंग हैप्पी दैट वी आर डूइंग, यू नो। अगर आपके पास अपने अंदर एक तमन्ना, एक जील, एक हैप्पीनेस नहीं होगी, तो आप फील बोर करने लोगे, अरे यार कौन जाए, क्या ऑफिस जाना है, डेली जाना नहीं। एवरी डे देयर इज समथिंग न्यू हैपनिंग, एवरी डे समथिंग न्यू थॉट प्रोसेस आर कमिंग, देयर इज सो मच वर्क टू बी कैरिड आउट, कंप्लीटेड इन टाइम। तो वो प्रेशर भी रहता है। एंड देयर इज ए काइंड ऑफ इकोसिस्टम जिसमें सभी लोग कर रहे थे, ऐसा नहीं कि मैं ही कर रहा हूँ, दूसरा वाला भी आदमी ऐसे ही कर रहा है, तीसरा भी ऐसे ही कर रहा है, चौथा भी ऐसे ही कर रहा है। तो देयर इज ए इकोसिस्टम व्हिच इज देयर इन द होल इसरो, व्हिच इज लाइक ड्राइविंग यू। अगर आप पीछे भी होंगे तो आपको लगेगा कि नहीं भाई सभी लोग कर रहे हैं, मेरे को भी करना पड़ेगा ना। तो दैट इकोसिस्टम इज देयर विद इन इसरो सिस्टम, इसीलिए उसको बोलते हैं इसरो कल्चर, है ना। इसरो का कल्चर क्या है? इसरो कल्चर यही है कि वी आर ऑल सेल्फ ड्रिवन मोटिवेटेड पर्सन हु आर हाईली कमिटेड टू ए प्रोग्राम विद द इसरो। Okay, सर, अभी इसरो हमारा वीनस के लिए मिशन लाने वाला है। ओके, और अभी रिसेंटली हमने आदित्य L1 भी लॉन्च किया था, जो था सोलर मिशन। और सर, आपके हिसाब से और कौन से प्लैनेट्स होने चाहिए जो मतलब इसरो को एक्सप्लोर करने चाहिए एक्सेप्ट द वीनस, एंड वेयर वी कैन फाइंड समथिंग मोर रेलिवेंट व्हिच कैन हेल्प अस? तो जैसा तुमने कहा कि हम लोग चंद्रयान 3 के बाद चंद्रयान 4, चंद्रयान 5 की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम यस, एग्जैक्टली पोलर रीजन्स में लैंडिंग करने का प्लान कर रहे हैं। यस, और सैंपल रिटर्न मिशन का बात कर रहे हैं कि वहाँ पे लैंड ही नहीं करेंगे, वहाँ से सैंपल्स लेके आएंगे मून से बैक टू यस, अर्थ। तो वो यस, भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स मिशन है। इसके बाद हम लोग चंद्रयान 6, 7, 8 की बात कर रहे हैं, जिस विच इज कॉल्ड चंद्रयान फॉलोअप मिशन। वहां पर अन्य प्रकार के मिशंस की परिकल्पना की जा रही है, लीडिंग टू ह्यूमन लैंडिंग ऑन द। तो यानी कि इंडियंस एस्ट्रोनॉट्स या गगन यात्री जिसको हम लोग बोलते हैं, वो मून की सतह पर लैंड करें। एक तरफ का ये प्रोग्राम चल रहा है।
इसके साथ साथ वीनस मिशन जैसा तुमने कहा, उसके वीनस ऑर्बिटर मिशन के ऊपर कार्य हो रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट मार्स लैंडर मिशन। अभी तक तो हम लोग मार्स मंगलयान जो है मार्स ऑर्बिटर था, बट मंगल की सतह पे हम लोग लैंड करना चाहते हैं। और लैंड लैंडर के द्वारा नहीं, सीधा रोवर लैंड करे और फिर मूव करे उसके यस। साथ। उसके द्वारा हम लोग नवीन प्रकार के आंकड़े, नवीन प्रकार की साइंस, न्यू डिस्कवरीज कर सकते हैं। यस। तो इसके ऊपर भी कार्य चल रहा है। और इसके साथ साथ अन्य मिशनों पर भी कार्य चल रहा है, जिसमें कि हम आदित्य L1 के साथ आदित्य मतलब L5 या L4 मिशन के बारे में सोच रहे हैं कि हम सूर्य को अपने सन अर्थ लाइन के ऊपर ही ना बैठकर देखें, बल्कि उसको एक एंगल पर जाकर के देखें, जैसे कि हमको सूर्य के पीछे के हेमिस्फेयर के बारे में पता लगे। तो उस प्रकार के मिशंस का थॉट प्रोसेस चल रहा है, डिस्कशन हो रहा है कि हम लोग को फ्यूचर में क्या करना है। स्पेस वेदर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कि हम सभी को प्रभावित कर रहा है। तो उसको हम लोग कैसे समझें और कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जैसे जैसे स्पेस सेक्टर स्ट्रेटेजिक होता जा रहा है, स्पेस वेदर की अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अंतरिक्ष का जो मौसम है उससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हमारा मतलब हमारे सैटेलाइट्स पर, हमारे मिशन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसकी स्टडी करना और उसको फिर बताना कि भाई सूर्य पर इस प्रकार की प्रक्रिया हो रही हैं जो कि हमको अफेक्ट करने वाली है आगामी एक दिन, 2 दिन या 1 घंटे 2 घंटे में। उस प्रकार का समझ और उसको प्रेडिक्ट करना, इसके ऊपर भी कार्य हो रहा है। तो ये काफी नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इसरो में और कंट्री में, विच विल हेल्प अस टू टेक द कंट्री फॉरवर्ड। सर हम जब अपने हॉस्टल में बैठे रहते हैं हमारे दोस्तों के बीच, सर आजकल एक आम डिस्कशन चलता रहता है जो कि होता है स्पिरिचुअलिटी का। और हम भी साइंस स्टूडेंट है और आप तो साइंटिस्ट ही हो सर। सर आपके मन में स्पिरिचुअलिटी को लेके क्या आइडियाज आते हैं, मतलब व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी इज फॉर यू? सी स्पिरिचुअलिटी इज ए इज ए बजवर्ड नाउअडेज, काफी लोग इसके बारे में बात करते हैं। इसके दो आयाम हैं, एक है आपकी बिलीफ और एक है आपका साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट जो है वो हमको जो जो हमको नॉलेज प्राप्त हुई है, जो हमारी समझ है, एज वी हैव ग्रोन बाय नोइंग साइंस, वो हमको पता है, तो वो साइंटिस्ट का थॉट प्रोसेस है। स्पिरिचुअलिटी में एक है बिलीफ हमारा कि मैं कैसे अपने को संतुष्ट महसूस करूं, कैसे अपने को कॉन्फिडेंस महसूस करूं, तो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा कैसा रहे। तो लोग विभिन्न प्रकार के तरीके यूज करते हैं, जैसे कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई चर्च जाता है, राइट। तो इट इज एक्चुअली ए थॉट विच टेल्स अस कि आई फील हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट मोर व्हेन आई गो टू माय वर्शिप प्लेस। और मॉर्निंग में जैसे मैं नहाने के बाद थोड़ा पूजा करता हूँ, तो इट इज माई बिलीफ, इट इज माई वे ऑफ लाइफ। ये किसी और के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है, बिकॉज ये मेरा है। तो ये एक थॉट प्रोसेस आना और उससे महसूस करना कि हाँ, वट एवर आई एम डूइंग इज गुड फॉर मी, ये मेरा बिलीफ है। तो आपका कुछ और बिलीफ होगा, ज्ञानेश्वर जी का कुछ और बिलीफ होगा, राइट। तो ये एक अलग चीज है, उसका साइंस से कोई खास लेना देना नहीं है, बिकॉज इट गिव्स मी मोर सेटिस्फैक्शन, इट गिव्स मी मोर कॉन्फिडेंस, इट मेक्स मी मोर हैप्पी, यस। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स मी समटाइम्स, जब हम लोग बहुत क्या कह सकते हैं, बहुत दुविधा में होते हैं, खासतौर पर मिशंस में, तो उस समय सोचते हैं अरे भाई भगवान कुछ थोड़ी तो हेल्प करो, है। तो मतलब कहीं पे जब लगता है कि बिल्कुल बड़ी दिक्कत हो रही है, समझना, या इस टाइप की इशू आ गए हैं, इसको कैसे रिजॉल्व करें, बिकॉज ये होता है। हम लोग तो मिशन की बात कर रहे हैं, आप लाइफ में भी ऐसा होता है, राइट। यस। तो उस समय पर आपको क्या याद आता है? याद आता है कि भाई कोई ऐसी शक्ति हो जो हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस दे, हमको थोड़ा फील गुड कराए, जिससे कि हम बाहर आए, बस और कुछ नहीं, राइट। तो स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट द वे यू वांट टू टेक योर लाइफ फॉरवर्ड एंड द वे यू वांट टू डील विद द थिंग्स, दैट्स ऑल। सर शुरू में हम लोग सुने कि आप ट्रांजिस्टर बनाते थे गाने वाने सुनने के लिए, तो किस तरीके के गाने आपको पसंद थे? मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है, मतलब हमारे जमाने के कहो तो हमारे ज़माने में तो महमूद, तलत महमूद, और उसके बाद मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, और उस ज़माने के जो आपके क्या कहते हैं संगीतकार थे, जी सर। हैं, खय्याम साहब, जी जी। और आपके जयशंकर जयकिशन वगैरह। जी मतलब सर। पुराने गानों की जो आप अगर सुनिए ना, तो कानों में कुछ अलग सा एक एक सुकून जिसको कहते हैं ना, एक शांति सी जैसी, वो महसूस होती है। और वो मुझे बहुत पसंद था बचपन से ही। और थोड़ा बहुत मैं क्योंकि लखनऊ में था, तो लखनऊ का नवाबीपन और वो क्या कहते हैं शेरो शायरी वाला जी अंदाज सर। भी थोड़ा था मेरे में उस जमाने में, तो मैं कुछ थोड़ा बहुत लिखता रहता भी था। और क्या कहते हैं उसको, शेर वगैरह। वाह। तो इसीलिए गाने बनाना चाहता था कि मैं जब मुझे थोड़ा मन हो तो मैं अपने गाने सुनूं।
और विविध भारती जैसे आता है ना, तो उसमें हर समय पे गाने ही आते रहते हैं। अभी तो एफएम रेडियो आ गया, तो उसमें बहुत नए नए चैनल्स आ गए हैं, और ना जी सर। कितने नए नए वो क्या कह सकते हैं, एफएम चैनल्स आ गए हैं। बट उस जमाने में खाली वो विविध भारती पे गाने आते थे जी सर। उस जमाने में। जी तो जी वो जी। अभी भी आते हैं विविध भारती में। तो मेरा प्लान था कि जब भी मुझे थोड़ा लगे कि मुझे थोड़ा पीस चाहिए, थोड़ा हैप्पीनेस चाहिए, गाने सुन सकूं, तो उसके लिए मैं ट्रांजिस्टर बना रहा था उस दिन। सर एक दो गाने जो आपको बहुत पसंद है अभी भी? अभी भी एक तो पाकीज़ा फ़िल्म के सब गाने मुझे बहुत पसंद है। जी सर, जी सर। और दूसरा एक वो है कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, बिल्कुल सर, राइट? बिल्कुल तो बिल्कुल। दैट आल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी नाउ, यू नो? यू जी यू आर सर, जी नाउ, सर। वो राइट। डिपेंड करता है आप किसको डेडिकेट कर रहे हो, करेक्ट राइट? करेक्ट करेक्ट इट करेक्ट। इट वेरीज़ द लेवल ऑफ डेडिकेशन। किसके लिए आप बोल रहे हो? भगवान के लिए बोल रहे हो, अपने जीवन साथी के लिए बोल रहे हो, या देवी के लिए बोल रहे हो? बिल्कुल सर। वहाँ सर स्पिरिचुअलिटी आ गई बिल्कुल आपकी। बिल्कुल सर। सर नवाबों की नगरी से निकल करके फिर शिव की नगरी में आप आए सर, तो शिव की नगरी के जो बच्चे हैं, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, वो उनके लिए कोई एक संदेश हो आपका, तो आप हमारे माध्यम से उनको दें जरूर। मैं तो हमेशा बहुत खुश होता हूँ। अभी भी थोड़े दिन पहले मैं आया था अप्रैल में उधर जी सर, बीएचयू जी में, सर। प्रज्ञान के एक कार्यक्रम जी। विज्ञान प्रोग्राम में। जी सर, जी सर। तो मैं तो हमेशा उत्सुक रहता हूँ कि मैं अपने अल्मा मेटा में जाऊँ और देखूँ कि क्या नया हो रहा है, कैसे जीवनचर्या चल रही है बीएचयू की, जो कि एक बहुत बड़ा संस्थान है। और कैंपस उसका इतना बड़ा है कि आप एक छोर से दूसरे छोर तक चलते चले जाइए किलोमीटर, राइट? तो एक एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है मुझे बीएचयू में खास तौर पर, क्योंकि कैंपस इतना विशाल है और वहाँ पर इतने बच्चे एक साथ कैंपस में रिज़ाइड कर रहे हैं, ना? और मैं तो 2 दिन वहाँ रुका था, तो मॉर्निंग वॉक में भी जाता था, तो देखता कि बच्चे प्लेग्राउंड से वहाँ पे खेल भी रहे हैं अपना, कुछ अपना साइकिल से अपना जा रहे हैं, कुछ क्लासेस के लिए जा रहे हैं, कोई अपना लेक्चर लेने जा रहा है। तो अभी तो चेंजेस बहुत हुए हैं, बिकॉज़ जो आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है बहुत बदल गया है। जब मैं था वहाँ पे, तो हम लोग के साइकिल बहुत से बहुत, स्कूटर, बाइक, बट कारें बहुत कम थी। अभी कारों की संख्या बढ़ गई है बीएचयू में। बट जो जो फ़ील है बीएचयू का, वो इंटैक्ट है, और वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पर। तो मेरा तो यही हमारे सभी साथियों को जो सुनने वाले हैं और सुनेंगे, ये है कि आप अपने जो भी आपका ध्येय है, जो भी आपका मिशन है, मतलब लाइफ़ में जो आपको करना है, उसको पूर्णतः करिए। फेलियर होंगे, नाकामियाँ मिल सकती हैं, बट उसको छोड़िए नहीं। क्या कहते हैं पैशन, तो पैशन को पकड़ के रखना है, किसी भी फ़ील्ड में हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही जाएँ, आप आर्ट्स में जाइए, म्यूज़िक में जाइए, लिटरेचर में जाइए, स्पोर्ट्स में जाइए, या आप फूड टेक्नोलॉजी में जाइए, आप क्लॉथ डिज़ाइनिंग में जाइए, डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं अपनी लाइफ़ में, वो उसको पैशन के साथ करिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैशन के साथ करते रहेंगे, तो सक्सेस मिलनी ही मिलनी है आपको, ओके? हाँ, शुरू में कुछ फेलियर्स हो सकते हैं, बट बिल्कुल सर, अगर पैशन कंटिन्यू रहेगा, तो सक्सेस मिलेगा। और ये हमने देखा है, किसी भी आप व्यक्ति की, अच्छे सक्सेसफुल व्यक्ति की अगर आप जीवन परिचय पढ़ें, लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आपको मिलेगा कि फेलियर हमेशा होता है, बट उससे आपको उसको छोड़ना नहीं है, उससे आपको और दुगनी मेहनत करके आगे लेके जाना है, वो होना चाहिए। और मैं तो चाहूँगा कि हमारे बीएचयू के सभी विद्यार्थी जो हैं और जो आने वाले हैं, वो सभी सोचें कि हम स्पेस प्रोग्राम में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्या बात। बिकॉज़ बहुत कंट्री में बहुत। स्पेस प्रोग्राम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हम्म, और अभी तो मैं बताऊँ आपको, करीब 400 स्टार्टअप कंट्री में काम कर रहे हैं, 400 स्टार्टअप्स। और ये सब यंग वैज्ञानिक हैं, सब यंग इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट हैं, जो कि मिड 30s की रेंज के हैं, 25 टू 35 की रेंज के एज ग्रुप में। तो यानी कि कंट्री में जो स्पेस इकोसिस्टम है, बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। और जो जो नई-नई जो स्टार्टअप्स हैं जिसका ज़िक्र अभी हुआ, दे आर ऑल गोइंग टू बी वेरी यूज़फुल फॉर द कंट्री, बिकॉज़ द होल इकोसिस्टम ऑफ स्पेस इज़ गोइंग टू चेंज। और ये बहुत ज़रूरी है कंट्री के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएँ, और मैं चाहूँगा कि बीएचयू से भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। बिल्कुल आएंगे सर। धन्यवाद। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आपका और समय हम लोग नहीं लेंगे। ओके, बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू बहुत सो धन्यवाद। मच। थैंक यू वेरी मच। बाय, थैंक बाय। यू सो मच।